नमस्कार। नवरात्रि भारत का त्योहार, वो त्योहार जिसमें हम नौ दुर्गाओं की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। नव भारत समाचार की खास पेशकश नव दुर्गा वंदना में हम ऐसे ही समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं का, ऐसी ही समाज की नव दुर्गाओं का, निडर महिलाओं का साक्षात्कार कराते हैं आपसे, उनकी जीवनी का, उनके संघर्ष का, उनके व्यक्तित्व का, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो आज हम मौजूद है कोनगांव में और हमारे साथ है कोनगांव की सरपंच डॉक्टर रूपाली कराले जी। रूपाली जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली जी, मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि एक महिला सरपंच होना और एक पुरुष सरपंच होना, दोनों जो संघर्ष होते हैं, अब सरपंच बनने में संघर्ष होता है, एक सामाजिक संघर्ष होता है, सबको साथ लेके चलना होता है, तो कितना कठिन रहा है एक महिला होने के नाते? 2012 के इलेक्शन में मैं इसी गांव से वार्ड क्रमांक 4 से सदस्य के पद से मैं चुन के आई थी और उस 5 साल में मुझे 6 महीने का सरपंच पद मिला था। उस 6 महीने में बहुत से विकास कार्य हमने गांव में किए थे। उसके बाद 2017 में के चुनाव में सितंबर में था वो चुनाव, तो वो चुनाव थे उसमें से जो सरपंच चुन के आने वाला था वो थेट सरपंच पद्धति थी कि जो जैसे पहले 17 जितने आप लोकल बॉडी के सदस्य रहते हैं उसमें से ही एक सरपंच चुना जाता था, लेकिन 2017 में थेट सरपंच पद्धति लागू की थी। तो उसी समय पूरे गांव में से वो चुनकर जो आएगा वो सरपंच पद पर विराजमान होगा, ऐसा था। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी मुझे लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास जाके उसको हमने क्या किया है पहले और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं ये सबको समझाना था। और उसी समय जनता ने जो विश्वास दिखाया और विश्वास के जरिए से मैं थेट सरपंच बन के चुनकर आई। आपने पूछा कि महिला और पुरुष सदस्य इसमें क्या फर्क रहता है? फर्क तो मुझे कुछ लगा नहीं वैसे भी, क्योंकि जो पुरुष कर सकते हैं वो सभी जिम्मेदारियां एक स्त्री भी पूरी तरह से निभा सकती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। एज अ सरपंच बनकर जब मैं चुन के आई थी तो मेरे जो पति है डॉक्टर अमोल कराले, तो उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज में मुझे ये नहीं बोला कि तुम यही करना, तुम्हें यही करना पड़ेगा। जो तुझे सही लगता है, जो तुम्हारे विचार में सही है वो करना, और एक बार अगर तुम निर्णय लेती हो तो उस निर्णय को सही साबित करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करना, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में, ग्राम पंचायत के प्रशासन में जो भी निर्णय मैं लेती हूँ वो मेरे खुद के होते हैं। हाँ, मैं उनसे मार्गदर्शन लेती हूँ कि क्या करना चाहिए, वो मुझे सपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि ऐसा करो, ऐसा ही करना पड़ेगा। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो निर्णय तुम्हें योग्य लगता है वो निर्णय तुम लो। और इसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंटली मेरे जो निर्णय है वो ले सकती हूँ आज। बिल्कुल रूपाली जी, यहीं से मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो अभी जो पिछले 1.5 साल में 2 साल में ये कोरोना की लहर आई और बहुत ज्यादा इसने समाज को परिवर्तन किया, तो उसमें एक सरपंच होने, एक गांव की सरपंच होने के नाते, क्योंकि कोनगांव एक बड़ा गांव है, यहाँ पे जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तरह तरह के व्यापार हैं, बहुत अलग अलग तरह के, यानी कि डेली वेज वर्कर्स भी हैं और अच्छे खासे व्यापार भी है। तो एक महिला सरपंच होने का, एक सरपंच होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर भी है, तो आपको डॉक्टर होने का अनुभव इस कोविड काल में एक सरपंच होने के नाते कितना काम है? जब 1-1.5 साल पहले जब कोविड पैंडेमिक आया तो उसी टाइम में स्टार्टिंग में जो नागरिक थे वो डरे हुए थे, क्योंकि कोविड क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है ये किसी को पता नहीं था। तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, मेरी छोटी लड़की वो 4 साल की है, बड़ा लड़का है वो 10 साल का है, कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम बाहर मत निकलो कोविड के कारण, तुम्हें कुछ हुआ तो मैंने सोचा अगर मैं सरपंच हूँ, मेरे ऊपर इस गांव की जवाबदारी है, अगर मैं ही घर में बैठूंगी तो मेरे जनता का क्या होगा। ये सोच के मैं कोविड पैंडेमिक में भी एक दिन में भी घर में नहीं बैठी थी। यहाँ से स्टार्ट की कि लोगों में जनजागृति होनी चाहिए कि कोविड क्या है, कोविड से कैसे बचना चाहिए, और अगर कोविड के
सिम्टम्स दिखते तो क्या करना चाहिए, मुझे लोगों तक पहुंचाना था। तो हमने हर एक वार्ड में, चौक में खड़े रह के, माइक में बोल के मैं सबको बताती थी कोविड क्या है, कोविड के क्या सिम्टम है। प्रशासन ने जो त्रिसूत्री दी है, जैसे मास्क पहनना, बारंबार अपने हाथ धोने चाहिए और सामाजिक अंतर रखना चाहिए, ये मैंने हर एक चौक में जाके खुद में माइक में बोला है। और कैसे बचना चाहिए, और हर एक गांव में, हर गांव के हर एक कोने कोपरे में सैनिटाइजेशन कैसे हो, ये हमने देखा है। खुद हाथ में सैनिटाइजेशन का पाइप लेके वो भी किया है, क्योंकि अगर मैं घर में बैठती थी तो मेरे लोकल बॉडी के सदस्य वो सोचते थे कि नहीं, अगर सरपंच घर में बैठे तो हम बाहर क्यों बैठे। इसलिए मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठी। कोविड में जनता को कैसे बचाया जा सकता था, यही सिर्फ विचार था और उसी तरह से मैंने प्रयत्न किया। और एक डॉक्टर होने का मुझे ये पता था कि क्या करना चाहिए गाँव में। स्टार्टिंग में तो सैनिटाइजेशन, जन जागृति यही बात थी। उसके बाद में बहुत बार जब कोविड के पेशेंट्स मिलने लगे तो बहुत बार एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे थे और जो सरकारी एम्बुलेंस थी वो नहीं आ पाती थी टाइम पे। तो हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से जो पेशेंट थे उनको एम्बुलेंस अवेलेबल करके कोविड केयर सेंटर तक पहुंचाने की जवाबदारी भी ग्राम पंचायत ने दी, ताकि कोई भी पेशेंट जो एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से उसको कोई तकलीफ ना हो। बहुत बार जो मेडिसिन हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, उसमें कोविड में बहुत से प्राइवेट डॉक्टर ने प्रैक्टिस बंद की थी, कुछ तो चालू थी, लेकिन जो बहुत से रुग्ण थे वो प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाते थे और उसकी वजह से बहुत से मेडिसिन कम पड़ रहे थे। तो हमने ग्राम पंचायत से जो मेडिसिन कम थे प्राथमिक आरोग्य केंद्र में, वो हमने उनको दिलाए, ताकि कोन गाँव के जनता को मेडिसिन के ना होने के वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए जब माझे कुटुंब माझी जवाबदारी ये मुहिम जब सरकार ने शुरू की थी, तभी बहुत से जो थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर वो भी अवेलेबल नहीं थे। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट हमने ग्राम पंचायत की तरफ से उनको अवेलेबल करके दिया और इसकी वजह से कोविड का सर्वे अच्छी तरह से हुआ। रूपाली जी, इसी से एक मेरा सवाल है सामाजिक रूप में कि क्योंकि आप एक पदाधिकारी हैं और आप एक प्रशासन का एक हिस्सा हैं, तो आजकल जो लगातार क्राइम की घटनाएं हो रही हैं मुंबई में और हर जगह, जो ये मुंबई सबर्बन एरिया है, यहाँ पे अब घटनाएं होने लगी हैं, तो प्रशासनिक रूप से, न्यायिक रूप से और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हम सामाजिक रूप से कितना लोगों को जागरूक करें कि ऐसी घटनाएं होना कम हो, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं आ रही है, दुष्कर्म की घटनाएं आ रही है और डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं आ रही है। तो सामाजिक रूप से क्या जरूरी है कि लोगों में क्या जन जागृति की जाए जिससे ये घटनाएं कम हो? ये इसके बारे में मैं ये बोलूंगी कि हम बोलते हैं कि स्त्री शिक्षा, स्त्री संरक्षण और स्त्री स्वावलंबन ये हमारे राष्ट्र की ताकत है। ये तीनों चीजें जब होगी तभी हमारा राष्ट्र और ये भारत देश एक मजबूत देश होगा। तो जो मानसिकता है, पुरुषी मानसिकता है स्त्री के बारे में, वो पहले बदलनी चाहिए। बहुत बार हम भाषण देते हैं, बहुत बार भाषण सुनते हैं, बहुत स्पीच सुनते हैं कि स्त्री संरक्षण होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो बोलने तक नहीं रहना चाहिए। आज की जो स्त्री है वो अबला नहीं है, हर एक क्षेत्र में वो पुरुष के कंधे से कंधा लगाकर उनके आगे बढ़ रही है और जिस क्षेत्र में वो अपने पावर रख रही है उस क्षेत्र में अपनी अमिट निशानी वो फैला रही है सब जगह पे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या हो रही है। तो मुझे ये कहना है उन माता पिता को कि आज एक आपका लड़का जो कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, डेफिनेटली 100%, और उससे कुछ लड़के से ज्यादा कर सकती है। अगर हम 21वें शतक में ये हमारी सोच है तो आज भी स्त्री भ्रूण हत्या हो रही है, तो ये बहुत गलत बात है और ये सोचने की बात है और ये कहा तो भी बदलना चाहिए। और इसके लिए मुझे माता पिता को ये कहना है कि आप लड़का और लड़की को एक समान मान के उनकी परवरिश करो, ताकि वो लड़की बड़ी हो जाए तो उसको भी एक समाधान होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे एक लड़के जैसा बढ़ाया है। क्योंकि मैं भी 3 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ और मेरे 2 बहनें, मुझे भाई नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरे बचपन से यही मैंने सीखा है मेरे माता पिता से कि उन्होंने कभी हमें डिफरेंस नहीं दिलाया
कि तुम लड़की हो, ये करो। वो मेरे पिताजी मुझे बेटा बोलते थे, आज भी मुझे वो याद है। तो जब मैं और मेरी बहन डॉक्टर हुए, तो ऐसे बोल रही है याद है, तो मेरी तीसरी बहन जब 12वीं हुई तो सब लोग मेरे पिताजी को बोलते थे कि तुमने अपने दोनों लड़कियों को डॉक्टर किया, तो इसको डॉक्टर मत करना, क्यों अपने पैसे तुम ये कर रहे हो, ये तो शादी होके अपने घर जाएगी तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो मेरे पिताजी ने उनको जवाब दिया, मैंने अपने बड़े बेटी को, 2 नंबर बेटी को मैंने डॉक्टर बनाया, और 3 नंबर बेटी को अगर मैं वो नहीं दूंगा तो उसके साथ अन्याय होगा। अगर मैं उनको डॉक्टर बनाया है तो उसे होना है तो मैं उसे डॉक्टर भी बनाऊंगा, किसी की बात नहीं सुनी। वो जो चाहते थे वो उन्होंने वो किया, मतलब समाज की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आज क्या लोग क्या करते हैं, समाज क्या बोलेगा, समाज क्या कहेगा, इसकी वजह से वो अपने विचार बदलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको खुद को लगता है ना कि ये सही है अपने लड़की के बने तो वो करो, उसको शिक्षा दो, उसको स्वावलंबी बना, क्योंकि हर एक महिला स्वावलंबी हो, सक्षम हो, ये आज की जरूरत है। फिर वो आप जो बोले कि वो अन्याय हो रही है, रेप की केसेस हो रहे हैं, तो वो लड़कियों की बोल रही कि अपने ऊपर कोई भी गलत प्रसंग आता है तो चुप मत बैठना, उसके खिलाफ आवाज बढ़ाना। क्योंकि इतने कड़क कानून बनाने के बाद भी आज अगर ये घटनाएं होती है तो मुझे यह लगता है कि जो पुरुषी मानसिकता है वो कहीं तो भी बदलनी चाहिए। स्त्री के तरफ देखने का जो तरीका है वो बदलना चाहिए, तभी ये सब चीजें बंद हो सकती है। बिल्कुल, आपने अपने घर वालों का जिक्र किया। मेरा यही सवाल था कि आपके घर वालों को कितना सपोर्ट रहा, आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपके एक सरपंच होने के निर्णय में, एक डॉक्टर बनने के निर्णय में? मेरे माता पिता तो बचपन से उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरी खुद की भी इच्छा थी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहता है, तो उनकी इच्छा मुझे पूरी करनी है। जब मैं डॉक्टर हुई, डॉक्टर का मतलब BHMS मेरा एजुकेशन चालू था, तो उनका पूरा सपोर्ट था मुझे। मतलब स्टडी के बारे में जब कोई टेंशन वगैरह आता था तो वो बोलते थे माता पिता, नहीं हम तुम्हारे साथ में हैं, जो भी होगा। अभी हम देखते हैं कि बहुत बार मार्क्स कम गिरते हैं तो माता पिता उनको चिल्लाते हैं, लड़कों तो 5वीं 26 से भी के अगर स्टूडेंट्स रहते हैं तो माता पिता उनको डांटते हैं। लेकिन मेरे माता पिता ऐसे बोलते थे कि नहीं जो होगा लेकिन ट्राई करना, ऐसे बोलते थे, मतलब एजुकेशन के बारे में। और उनके अथक परिश्रम से, उनके सपोर्ट से ही मैं डॉक्टर हूँ, और आज मैं सरपंच की जिम्मेदारी ठीक से संभाल रही हूँ। तो वो उनके संस्कार है, उनके आशीर्वाद है, और उसी तरह से मेरे जो ससुर और सास है, उनकी वजह से आज मेरी जो जवाबदारी है सरपंच की वो मैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से निभा सकती हूँ। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे नवरात्रि को लेकर कि सिर्फ नवरात्रि में ही महिलाओं को क्यों याद किया जाए, सिर्फ महिलाओं में नवरात्रि में ही महिलाओं को क्यों गुणगान किया जाए? सबसे पहले सभी को नवरात्र की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक स्त्री में नवदुर्गा है, ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो रुग्ण की 24 घंटे सेवा करने वाली परिचारिका हो, डॉक्टर हो, 24 घंटे बंदोबस्त के लिए तैनात महिला पुलिस अधिकारी हो, साफ सफाई करने वाली महिला सफाई कर्मचारी हो, रास्ते के साइड बीच में काम करने वाली खाली महिला कर्मचारी हो, सभी के रूप में नवदुर्गा है, अगर हम देख पाते हैं उस आग से तो। और इस 9 दिनों में और महिला दिन के दिन महिलाओं की गुणगान गाना और उनके बारे में अच्छी बातें बोलना, ये कहा कभी ये अच्छा नहीं लगता है। महिलाओं का सम्मान हर दिन होना चाहिए, क्योंकि महिला उस सम्मान के पात्र है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कोनगांव के सरपंच और डॉक्टर रूपाली कराले जी। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी के साथ। तब तक कैमरामैन नतीश शर्मा के साथ मैं अमन प्यासी आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।